जब हमने देश में बन रहे हर एक स्टेट के मेगा प्रोजेक्ट्स वाली सीरीज कवर की थी, तब बहुत सारे जगहों पर हमने बड़े पैमाने में टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट होते हुए देखे थे। थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इंडिया साल 2028 के पहले टूरिज्म में इंडिया को वर्ल्ड का 3rd बेस्ट स्पॉट बनाना चाहती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट। और ये पॉसिबल करने के लिए करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कई जगहों पर की जा रही है। लेकिन क्या यह सच में पॉसिबल हो सकता है? क्या हम हमारा जो रैंक आज टूरिज्म में काफ़ी नीचे आता है उसे ऊपर ले आ सकते हैं? इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी जगह को टूरिस्ट प्लेस बनने के लिए बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स या हिस्टोरिक प्लेसेस होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप दुबई, यूएसए और कई सारी सिटीज़ देखो जहां पर आज बड़े पैमाने पर टूरिज्म इंडस्ट्री मौजूद है, तो कई जगहों पर ये इंडस्ट्री आर्टिफिशियली खड़ी की गई है और हिस्टोरिकली वहां पर कुछ भी नहीं था। इसीलिए इंडिया जैसी जगह जिनके पास हिस्टोरिक चीज़ें भी है, मॉन्यूमेंट्स भी है और साथ साथ हम आर्टिफिशियली भी टूरिज्म क्रिएट कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। पहले समझते कि किसी भी जगह को टूरिस्ट्स के लिए अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या जरूरी होता है। पहला है चीप एंड फास्ट कनेक्टिविटी, दूसरा होता है अफोर्डेबिलिटी एंड सेफ्टी, तीसरा होता है ब्रांडिंग और चौथा होता है क्लीनलीनेस। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके जरिए भारत टूरिज्म में बहुत ऊपर बढ़ सकता है। पहले अगर फैक्टर की बात करें जिसमें कनेक्टिविटी आती है, तो ज्यादातर हमारे देश में कनेक्टिविटी चीप है लेकिन फास्ट नहीं। हमारा रेलवे और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह पे फैला हुआ है, इसकी रीच काफ़ी अच्छी है लेकिन क्वालिटी के मामले में ये इतना अच्छा नहीं है। इंटरनेशनल टूरिस्ट जो ज़्यादातर पैसे लाते हैं रादर देन लोकल टूरिस्ट, इन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इन सिस्टम्स को अपग्रेड करना बहुत नेसेसरी है। स्पेशली हमारा देश ट्राई कर रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को एक अच्छी टूरिस्ट स्पॉट में डेवलप किया जाए और इसके लिए स्पेशल एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी बनाई गई है। इसके लिए कई सारे रेलवे लाइंस ऑलरेडी इस जगह पर कंस्ट्रक्शन फेज में है। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि बहुत तेजी से यहाँ पर रोड नेटवर्क्स भी अपग्रेड किए जा रहे हैं। इसके कारण फ्यूचर में ये जो लोकल एरियाज हो गए जिसे हम इंटर स्टेट या फिर आप विद इन स्टेट ट्रैवल कह सकते हो, इसके अंदर बेहतरी आ जाएगी और यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए दिक्कत नहीं आएगी फ्यूचर में। लेकिन दूसरी तरीके का एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग मीडियम किसी भी टूरिस्ट स्पॉट्स में जो बहुत अच्छा होना ज़रूरी है वो है एयर ट्रैवल। दोस्तों, अगर आप यूरोप की टूरिस्ट पैकेजेस को देखोगे तो वहाँ पर आप पाओगे कि प्लेन के द्वारा कंट्रीज़ के बीच में ट्रैवल करना बहुत सस्ता है, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके का सिस्टम ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल हो इसके लिए उड़ान नाम की स्कीम इंप्लीमेंट की गई थी, जिसके जरिए हमारे देश के कई सारे छोटे एयरपोर्ट्स तक पहुँचना भी पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप एक इंटरनेशनल टूरिस्ट हो और आप चाहते हो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई ये सारे इंडिया के कोने आप देखो, लेकिन एक से दूसरी जगह पहुंचने के लिए अगर आपको 20 से 22 घंटे ट्रेन के ट्रैवलिंग और बाद में एंड की ट्रैवलिंग में गुजारने पड़ रहा है, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अपीलिंग नहीं है। लेकिन इसी जगह पर अगर एयर ट्रैवलिंग सस्ती हो और साथ साथ आपके फाइनल डेस्टिनेशन के ज़्यादा से ज़्यादा करीब आपको पहुंचा रही हो, तो ये आपको अट्रैक्टिव बनता है। और इसी कारण उड़ान स्कीम ये शायद फ्यूचर में पॉसिबल कर दे कि हमारे देश की जो ट्रैवलिंग बाय एयर है वो बहुत हद तक सस्ती हो जाए और इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत डीप हो जाए। अगले फैक्टर की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर कोई भी टूरिस्ट है वो किसी भी जगह पर जाते हैं, तो दोस्तों इस बात से कोई मतलब नहीं बनता कि वहाँ पर जाना सस्ता है, लेकिन वहाँ पर रहना, वहाँ पर जो होटल्स, फूड, वहाँ पे अट्रैक्शंस विजिट करने का खर्च जो आएगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें अनअफोर्डेबल हो जाती है तो वहाँ पर ट्रैवल सिर्फ सस्ता होना इसका कोई पॉइंट नहीं बनता है। इस चीज में दोस्तों वैसे हमारे देश में ज्यादा डेवलपमेंट होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी अगर आप करेंसी ट्रांसफर्स के हिसाब से देखो तो हमारे देश में होटल्स, फूड, अट्रैक्शंस की विजिटिंग प्लेस ये काफी अच्छी है। फिर भी जैसे जैसे टूरिज्म बढ़ेगी वैसे हाई क्वालिटी नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि आज इंडिया में जितने पूरे होटल रूम्स अवेलेबल है उससे ज्यादा होटल रूम्स यूएस जैसे देश के सिर्फ और सिर्फ लॉस एंजलिस जैसे शहर में मौजूद है। इसी कारण हम समझ सकते हैं कि टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है। इसके लिए 2 मेजर स्कीम्स इंप्लीमेंट की गई है। पहला है स्वदेश दर्शन, जिसके जरिए आर्टिफिशियल सर्किट्स बनाए जा रहे हैं टूरिस्ट के लिए, और दूसरा है प्रसाद, जो हमारे देश के पिलग्रिमेज साइट्स को एज इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप करेगा। यहाँ पर कुछ मेजर सिटीज का नाम लिया गया है जो हम आगे जाकर सुनेंगे, और इसके जरिए बेटर क्वालिटी एमिनिटीज टूरिस्ट को चीपर रेट पे मिलने की कोशिश की जा रही है। सेफ्टी की अगर बात करें तो दोस्तों इंडिया का नाम पूरे दुनिया में सेफ्टी के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। हमें कोशिश करनी है कि हम अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं। साथ साथ हमारे देश में कोई टूरिस्ट अगर आते हैं तो उन्हें जो मेजर क्राइम्स है उनसे दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन स्कैम होना ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ छोटे स्टेप्स लिए हैं, जिसके अंदर इनक्रेडिबल इंडिया नाम की एक हेल्पलाइन लॉन्च कर दी गई है जो स्पेसिफिकली इंटरनेशनल टूरिस्ट को फोकस करते हुए बनाई गई है। उस तरीके के कॉल सेंटर्स हैं, साथ साथ नई एप्लीकेशंस, जगह जगह पर टूरिस्ट हेल्प डेस्क,
जैसी बेसिक सुविधाएं देनी शुरू की है। लेकिन ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर भी भारत को बहुत ज़्यादा काम करना है और ये हम अभी नहीं कह सकते कि इंडिया एक सेफ प्लेस है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों ब्रांडिंग। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली पूरे दुनिया में अगर आप इंडिया के टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में किसी को पूछेंगे तो 99% लोग ताजमहल के अलावा कुछ भी नहीं बोल पाते। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ताजमहल के भी अलावा ऐसे हजारों स्पॉट्स हैं जिसे देखकर आंखें खुली की खुली रह सकती है। और अभी इन चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर इंडिया PR कैंपेन चला रहा है। आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी होगी, जिस तरह से आपने राजस्थान टूरिज्म, नॉर्थ ईस्ट टूरिज्म, अलग अलग स्टेट्स के टूरिज्म की एडवर्टाइजमेंट देखी होगी। दोस्तों इंडिया में एडवर्टाइजमेंट्स एक्चुअली बहुत कम चलती है और इन्हें इंटरनेशनल मार्केट्स के हिसाब से बनाया जाता है और वहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट्स दिखाई जाती है। साथ साथ आज के ज़माने में बहुत बड़े टाइप का इन्फ्लुएंसिंग बन चुका है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग। इसके लिए कई बार लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स या कोई प्राइवेट एंटिटीज़ इन यूट्यूबर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया आर्टिस्ट्स को बुलाती है ताकि इंडिया का प्रमोशन हो। पिछले 3 से 4 साल में आप देख रहे हो कि कई सारे इंटरनेशनल व्लॉगर्स इंडिया आते हैं, इंडिया के फूड रिव्यूज़, यहाँ की कुछ जगहों के रिव्यूज़ या कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं जिसके कारण इंडिया का कल्चर बाहर डिपिक्ट हो, जिसके जरिए पिछले 2 से 3 साल में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज इंडिया के टूरिज्म इमेज में आया है। और इसी को आगे प्रमोट करने के लिए कई सारे PR कैंपेन्स हमारे मिनिस्ट्री के साथ साथ कई सारे प्राइवेट एंटिटीज जिन्हें इसके कारण फायदा हो सकता है उन्होंने प्लान किए हैं। और जैसे जैसे ये इमेज बढ़ रही है, लोग जो हमारे देश के बाहर रहते हैं वो अपनी अगली वेकेशन के लिए जो भी जगह शॉर्टलिस्ट करेंगे इसके अंदर इंडिया का नाम जरूर आएगा, ऐसा हम देख रहे हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों क्लीनलीनेस। दोस्तों ये भी एक और ऐसा केस है जहां पर पूरी दुनिया में अगर क्लीनलीनेस के हिसाब से इंडिया की इमेज देखे तो वो अच्छी नहीं है। दोस्तों आप ऐसा भी कह सकते हो कि बहुत बार क्लीनलीनेस को सेफ्टी और सिक्योरिटी का ही एक पार्ट माना जाता है और इसके अंदर हमें अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ करने की डेवलप। स्वच्छ भारत जैसी स्कीम्स के कारण कई जगहों पर चेंजेस आए हैं, कुछ जगहों पर बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंजेस आए, जबकि कुछ जगहों पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ पाया है। क्लीनलीनेस टूरिज्म के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए मेरे समझाने से बेहतर आप ये सिर्फ स्टेटमेंट सुन सकते हो जो आनंद महिंद्रा जी ने दिया है। And I remember once when I had a conversation with him, I said he understands very clearly what the correlations to this mindset change are. You know, tourism is a very big hot button for him. He believes tourism is a higher margin service business than IT, to be honest. That's his real view. He feels it has higher margins. And he sees the lack of cleanliness in India as an impediment to India getting a huge chunk of that. That's a very enlightened thought. And that's absolutely correct, by the way. If India was cleaner, you'd probably have far more tourists. So he's a very practical person. I would tell you that I think इसी कारण दोस्तों ये तो आप समझोगे कि स्वच्छता के कारण टूरिज्म बढ़ाने में हमारे देश को बहुत हद तक मदद मिल सकती है। दोस्तों कई शहर हमारे देश में ऐसे हैं जिन्हें शॉर्टलिस्ट किया गया है आर्टिफिशियली इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाने के लिए। इन शहरों के अंदर अमृतसर, वाराणसी, अमरावती, कांचीपुरम, केदारनाथ और ऐसे टोटल 16 शहरों के नाम इंक्लूड किए गए हैं। जो चीज़ें मैंने ब्रांडिंग में कही है वो इन शहरों को फोकस करते हुए बनाई जाएगी। और साथ साथ जब भी इंडिया के कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसके दौरान इन जैसी जगहों को और इन जैसी जगहों की स्पेशलिटीज़ को प्रमोट करने की कोशिश की जाने वाली है। दोस्तों ऑनेस्टली कहूँ तो इंडिया का गोल तो है कि वो एक टूरिज्म हब बने, लेकिन हम कह सकते हैं कि एफर्ट्स हमारे अराउंड 60 to 65% ही अभी है, जबकि बहुत चीज़ें सिर्फ ऑन पेपर है और इम्प्लीमेंट इतनी अच्छी से नहीं की गई है। लेकिन फिर भी अगर हम हमारे देश के टूरिज्म इंडस्ट्री के ग्राफ्स देखो तो ये तेज़ी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट पिछले साल तक ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे थे और साल दर साल इंडिया में जितने टूरिस्ट आ रहे हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। ये पर्टिकुलर साल दोस्तों टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए पूरे दुनिया में बहुत खराब रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये एक परमानेंट चीज़ नहीं है और आने वाले साल से 1.5 साल के अंदर ये इंडस्ट्री वापस बाउंस बैक करेगी। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जो इंडिया को ज़रूरी है टूरिज्म हब बनने के लिए। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में।